आनंद है। क्या हो गया दानिश? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ? कुछ नहीं हुआ मुझे, जाकर सो जाओ। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? कोई ऐसी वैसी बात नहीं। खुदा खुदा क्या हो गया है? नींद नहीं आ रही है? नींद आ रही होती तो रात के 2:30 बजे यहाँ खुदा को याद कर रहा होता। क्या बात? तुम्हें नहीं पता क्या बात? जुलाई की 23 है, हीट वेव चल रही है और कमरे का टेम्परेचर अंदर 3 डिग्री। और क्या बात? तो मैंने भी कहा था तुमसे एसी बंद कर लो। तो सांस किस तरह लूंगा? कमरे में 3 डिग्री है, बाहर 45 डिग्री है। उसको अंदर बाहर दोनों तरफ से मौत है। अच्छा चलो एसी चलने देते हैं, खिड़की खोल लेते हैं। कोई फायदा नहीं है उसका। गर्म हवा को जरा खिड़की मिल जाए फौरन अंदर घुसती है। अच्छा 1 घंटे को एसी बंद कर देते हैं, फिर ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, फिर से चला लेंगे। हर 1 घंटे बाद, यानी रात भर में 8 मरतबा। ये बहुत अछूता ख्याल है, गोया एसी खोलने और बंद करने के दरमियान में हमें 8 मिनट की नींद नसीब हो। मैं उठ जाया करूंगी, मैं कर लिया करूंगी। चलो। तुमसे इतनी बार कहा है उस एसी वाले को फोन करने के लिए। 2 साल हो गए अभी तक ठीक से काम करके नहीं मिला। मैंने उन्हें फोन भी किया था, उन्होंने अपना आदमी भी भेजा था। वो तो कह रहा था उसे कोई नुक्स नजर नहीं आ रहा। कोई नुक्स नजर नहीं आता। मैंने उसको लो पर लगा रखा है, इसके बावजूद कमरे का टेम्परेचर 3 डिग्री है और तुम कह रही हो कोई नुक्स नजर नहीं आता। है 3 डिग्री नहीं है, मान लिया कि ठंड है, लेकिन 3 डिग्री नहीं। 8 डिग्री होगा, 9-10 डिग्री होगा, फिर भी 26 तो नहीं जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अच्छा चलो मैं उन्हें दोबारा फोन करूंगी, वो आकर चेक कर लेंगे। आप इस पर लो मीडियम हाई लिखकर लगाने की जरूरत ही क्या है? सारे का सारा ही हाई है। लो भी हाई है, मीडियम भी हाई है। किसी दिन हाई पर लगाकर छोड़ दिया ना इसको, तो इतने मुंजमद हो जाएंगे कि उबलता हुआ पानी हमारे ऊपर छोड़ें तब कहीं बिस्तर से बाहर निकल सकेंगे। तो मैं क्या करूं? तुम कहते हो मैं चलने देती हूँ, कहते हो मैं बंद कर देती हूँ, बता दो मुझे मैं क्या करूं? जाकर सो जाओ बस। मैं कैसे जाकर सो जाऊं जो तुम यहाँ टेंस हो? मैं टेंस नहीं हूं, जम रहा हूं जुलाई की 23 को। बिल्कुल टेंस हो। तुम जब से घर में दाखिल हुए हो तभी से टेंस हो, बल्कि मैं तो देख रही हूँ पूरे हफ्ते से ही तुम टेंस हो। मानिश क्या है तुम्हें? यहाँ सोने का दिल चाह रहा है, मैं यहाँ बिस्तर लगा दूं तुम्हारा। यहाँ तो बैठा नहीं जाता है। तुम ये उल्टे सीधे फजूल कुशन यहाँ क्यों लगा? हजारों रुपए इन सोफों पर खर्च हो जाता है, लेकिन इन पर ठीक से बैठा नहीं जा सकता क्योंकि ये फजूल कुशन आपके पिछवाड़े में। उठा लेती हूँ। तुम रहने दो प्लीज, मैं बाद में आकर सोऊंगा, तुम जाके सो जाओ। मुझे पता है ये कुशन्स और एसी ये तो बस बहाने हैं, असल बात तो कुछ और। मुझे पता होता है जब तुम इस तरह के मूड में होते हो ना दानिश, कोई ना कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। अच्छा बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस जरा सी थकन है। दानिश अब आँख खुली गई है तो बता दो क्या बात है? अरे कह रहा हूं ना कोई बात नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे। ये शायद सभी बातें हैं, ये फ्लैट, ये इमारत, ये शहर, चीज मुझे काटने को दौड़ रही है। ये सुनो, ये सुना? क्लिफ्टन हाइट्स में जाती हुई एक गाड़ी यहां से साफ सुनाई दे रही है, यहां 14वीं मंजिल से। मैं समझता था यहां खामोशी होगी, यहां पे सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता है। हम इस बिल्डिंग में 6 साल से रह रहे हैं, पहले तो इन चीजों ने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। उम्र ज्यादा हो गई है मेरी, जरूरत से ज्यादा हसास हो गया हूं चीजों के मामले, शायद हर चीज के मामले। ये देख, 10 सेकंड के लिए आधा दरवाजा खुला है और सारे कपड़े धूल में अटक गए। अच्छा मैं धुले हुए कपड़े निकाल दूं? रात के 2:30 बज रहे हैं और साथ वाले फ्लैट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पागली हो गई क्या? क्या सुनाई नहीं दे रहा? ये सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बहरी हो गई हो क्या? अरे शायद मैं वाकई बहरी हो गई हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। खुदा के निभानो, सुनो सुनो, गौर से सुनो। अब तुम इस तरह गाने गाओगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दोनों एयर होस्टेसेस हैं, रोज रात को एक नया बंदा फांस खिलाती है, कभी क्रिकेट के खिलाड़ी, कभी हॉकी के खिलाड़ी।
जो टीम शहर में आती है वो अपने मैच की प्लानिंग इसी फ्लैट में बैठकर करती है। मैं बता रहा हूं, अगर कोई जहाज इस वक्त हवा में उड़ रहा होगा ना, तो उसके मुसाफिर खुद अपना खाना किचन से लाकर खा रहे होंगे, क्योंकि ये तो बंदियां तो घर से बाहर निकलती नहीं। क्या बात कर रही, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ, इधर आओ। अब सुनो, सुनाई दिया? अब सुनाई दे रहा है। अब पता चला मैं रात रात भर क्यों नहीं सो पाता हूं। अरे तो तुम्हें दीवार से कान लगाकर सोने को कौन कह रहा है? तुम जाओ बेडरूम में सो। सोना बंद, शोर बंद करो, यहाँ लोग सो रहे हैं। दीवार क्रैक कर गई। मैंने जरा सा हाथ लगाया दीवार को और झड़ना शुरू हो गई। दीवार नहीं झड़ रही है, पेंट झड़ रहा है। कोई पाइप लीक कर रहा होगा। बताओ जरा, इस फ्लैट के हम हर महीने हजारों रुपए दे रहे हैं और दीवारों को हाथ तक नहीं लगा सकते। वो तो शुक्र है मैंने कील ठोकने की कोशिश नहीं की, वरना तो पूरी इमारत नहीं जा सकती। मेंटेनेंस वालों को पता है, वो पीर तक फिक्स कर देंगे। पीर नहीं, कल कल फिक्स चाहिए मुझे। लोगों की जान पर बनी है और वो पीर को फिक्स करेंगे और उनसे कहना ये दीवार फिर से पेंट होगी, सही है? और अगर इसका पेंट बाकी दीवारों से मैच नहीं किया तो बाकी दीवारें भी पेंट होगी, और अगर पूरे फ्लैट से मैच नहीं किया तो पूरा फ्लैट पेंट होगा और मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। ये बात समझ में आ गई, कह दूंगी। और एसी का भी कहना, और कमरे में जो हमारी खिड़की है उसका भी कहना, जो खुल के नहीं देती जब तक कि बारिश ना हो रही, और फिर बंद नहीं होती जब तक कि सैलाब ना आए। अच्छा। और कमोड का भी कहना, उससे पानी हर वक्त बहता रहता है। अरे उसको तो जरा सा हिला दे तो बहना रुक जाता है। क्यों हिला दूं मैं इस फ्लैट के हर महीने हजारों रुपए इसलिए दे रहा हूं कि रात के 2:30 बजे बैठकर कमोड का डंठल हिलाता रहूं। अच्छा, तुम जब करके फारिग हो जाया करो ना तो मुझे बता दिया करना, मैं उठकर हिला दिया करूं। उससे कोई बात नहीं होती, कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का। जाओ तुम जाओ, हिला दीजिएगा। मैं कैसे चली जाऊं जब तुम बेजार कमरे में चक्कर लगा रहे हो? तुम्हें एंजाइटी के दौरे पड़ रहे अरे हैं। मुझे एंजाइटी के दौरे नहीं पड़ रहे, मैं सिर्फ टेंस हूं। दादी, तुम सुनो, एक वैलियम ले लो। ले चुका हूं। एक और ले लो। अरे एक और भी ले चुका हूं, वैलियम भी असर नहीं करता है। तो 2 वैलियम ली है तो फिर तो लाजमी असर करेंगी ना। तुम कमरे में जाके लेटो तो अरे अब इन गोलियों का असर खत्म हो गया है। वैलियम क्यों खाता है इंसान? इसीलिए ना कि आपके आसाब को सुकून पहुंचे। तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खींचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन गोलियों में कुछ होता ही नहीं। ये बस ऊपर वैलियम लिखकर लगा देते हैं और उसके 200 रुपए ऐंठ लेते हैं। बदबख्तों, किसी की लंदन आराम करो। दानी, तुम मुझे भी नर्वस कर रहे हो। क्या हो गया है भाई, क्या परेशानी है? तुम जी किस तरह से रहे हैं? किस बात के हम हर महीने हजारों रुपए दे रहे हैं घटिया फ्लैट के जिसकी दीवारें सील गई। दानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखो तुम्हारा चेहरा कैसा उतरा हुआ है, बिल्कुल शक्ल वीरान हो गई है। मैं कोई शौक से तो यहाँ नहीं आ गया था ना। क्या पेट पर हाथ क्यों फेर रहे हो? फिर मेरा पकड़े खड़े। पकड़े क्यों खड़े हो? ये ऐसी बस मेरे को बकवास खाना खा लिया। कहाँ खाया था? चाइनीज रेस्टोरेंट में। चाइनीज खाने से भी आदमी को बदहजमी होने लगे तो कहाँ जाता? दानी, भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? मेरा तो खाने से एतबार ही नहीं है। पता है, मैंने अखबार में पढ़ा था ये लोग फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो उनमें घुस जाते हैं। आज की डाउन में था। अरे अखबार में जो कुछ होता है। खाना बर्बाद करती है। मुझे खाने से इश्क, उसका जायका आज तक मुझे अपनी जुबान पर महसूस होता है। दानी, कुछ खाने को जी चाह रहा है तुम्हारा, मैं कुछ बना देती हूँ अच्छा सा। मुझे तो लगता है रोटी खाए हुए 30 साल हो गए। मुझे पता होता ना कि वो रोटियां इस तरह इस दुनिया से उठ जाएंगी तो मैं बचपन ही में कुछ बचा के रख देता। अभी दम घुट रहा है। इस बला का ताफुन है। जरा इधर आकर इसकी बू तो सूंघो। आ रही है, कहाँ भी आ रही है। समझ में नहीं आता लोग अब इतनी गर्मी में कूड़ा बाहर क्यों फेंक देते हैं। अरे वहां कहां से तुम्हें बू आएगी? इधर आओ। दानी, इधर आओ, तब पता चलेगा असली बू होती क्या है। ये इधर खड़ी हो, सांस लो लंबा। ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बू को महसूस करने के लिए ना बस यहीं खड़े होना जरूरी है। बू सूंघो। मैं बता रहा हूँ ये शहर अपने कूड़े के ढेर के नीचे दफन होता जा रहा है। ये दिन ब दिन ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर 2 साल तक यही हाल रहा ना तो हमें महसूस होगा कि हम 14वीं मंजिल पर नहीं दूसरी मंजिल पर रहते हैं। तो दानी, लोग क्या करें? लोग क्या गर्मियों में कूड़ा अपने घर में दबा के बैठे कि सर्दियां आएंगी तो बाहर फेंकेंगे? अरे कूड़ा तो कभी ना कभी बाहर फेंकना ही होगा ना, वरना कूड़ा क्या हुआ? तुमसे कोई बात नहीं। जाओ
कूड़े की बू आती है और शोर सुनाई देता है। इन चीजों के साथ या तो रहो या तो मत रहो। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें इस सब के खिलाफ आवाज उठाने का भी हक होना चाहिए। अगर तुम अपना हक छोड़ दोगी तो तुम्हारा शुमार जिंदों में नहीं होगा। मैं इस सावन के खिलाफ, उस कमोड के डंठल के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। कुत्ते कुत्ते अगर सड़क पर भौंकेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा, ओए कुत्ते भौंकना बंद कर। यानी तुम यहाँ रात भर तुम कुत्तों पे चिल्लाते रहोगे और मुझे नहीं सोने दोगे। कुत्ते ऐसे भौंकते रहेंगे तो तुम्हें नींद क्या खाक आएगी? ओए चुप करो अपने कुत्ते को, यहाँ लोग सो रहे हैं। ओए चुप करो, यहाँ बच्चे सो रहे हैं। अरे मेरे ऊपर क्यों चीख रहे हो? अगर इतना ही शौक है तो जाओ नीचे जाकर कुत्ते के साथ मिलकर भौंको। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता है। चुप मत कराओगे। नानी मुझे नहीं पता है तुम्हारे सर पर इसका क्या चीज सवार हो गई है, लेकिन ये दूसरे का गुस्सा मैं अपने ऊपर नहीं उतारने दूंगी। तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तुम जाओ किसी होटल में कमरा लो, वहां जाकर। मुझ पर ये भड़ास उतारने की जरूरत नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ। अनु रुक जाओ। अनु आप अनु प्लीज मुझसे कुछ देर बातें करो। अगर मेरा दिमाग जवाब देता जा रहा है। दानिश क्या हो गया है तुम्हें? लग रहा है जैसे मेरी गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। मैं पटरी से उतरता जा रहा हूँ। रात को ठीक से सो भी नहीं रहे हो। आधे वक्त तो मुझे पता नहीं होता कि मैं होता कहाँ हूँ। मैं यहाँ से चलकर 3 तलवार तक पैदल जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी और मुल्क में आ गया, जैसे मैं अपने मुल्क में नहीं रहा। ऐसा लगता है दानिश। लगने की बात नहीं है बानो, मुझे कुछ होता जा रहा है। अब मुझसे पहले की तरह रोजमर्रा के काम नहीं हो पाते। दफ्तर में मेज पर मेरा टेलीफोन 7-8 बार बजता है, तब कहीं जाकर मुझे खबर होती है। और आज मैं वाटर कूलर से पानी लेने के लिए गया तो पानी बहकर मेरे जूतों में आ रहा था और मैं खाली गिलास हाथ में लिए मुझे ख्याल था। दानिश ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सभी का प्रॉब्लम है ना। देखो सब लोग अपने अंदर आजकल एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। काश मैं टेंशन महसूस कर सकता तो खुशी के मारे 2000 रुपए भिजवा देता ईडी सेंटर। टेंशन में आदमी अंदर से जकड़ा होता है, कुछ थामने की कोशिश कर रहा होता है। मेरे तो जैसे हाथों से जान ही निकल गई है। तो खुद से डर लगने लगा बाबू। ऐसी बातें मुझसे नहीं निकालते। तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो? किसको? डॉक्टर इरफान को? वो जो 2 साल तक मेरे इलाज के नाम पर 15,000 रुपए ऐड कर बैठ गया और फिर बगैर इलाज किए मर गया। कैसे? हार्ट अटैक। हाउ कन्वीनियंट। उसके अलावा भी और अच्छे डॉक्टर्स हैं, तुम उनमें से किसी से मशवरा कर लो। और मैं सिर्फ उन्हें सब कुछ बताऊं, कहेगा आइए दानिश साहब बैठिए, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर 15,000 रुपए उसे उन बातों के दूं जो मरहूम को बताइए। देखो तुम थोड़ी सी थेरेपी कराओगे ना, तुम किसी से खुलकर बात करोगे, ये बोझ हल्का हो जाएगा। बानो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैं खोता जा रहा हूँ। मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड का केस बन गया हूँ। ऐसा करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते को कहीं घूमने चलते। तुम्हें 2 हफ्ते की सिक लीव तो मिल ही सकती है ना दफ्तर से। ये देखो कैक्टस, दुनिया का सबसे सख्त जान पौधा जिसे साल में 2 बार पानी की जरूरत होती है, वो भी कराची की आबो हवा के आगे बेबस हो गया। अरे बताओ ना क्या ख्याल है, 2 हफ्ते के लिए ले सकते हो? हाँ ले सकता हूँ, मगर डर इस बात का है कि कहीं मुझे 50 हफ्ते की भी लीव ना मिल जाए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें वहां काम करते हुए आज 22 साल हो गए हैं। दानिश, तो किस बात की वजह से तुम परेशान? तुम्हें ये डर था कि नौकरी छूट जाएगी। अरे तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं है? कहने की जरूरत ही क्या है? कंपनी को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो अब पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुमसे तो कोई बात नहीं की। एग्जीक्यूटिव डाइनिंग हॉल पर ताला लगा दिया, वहां कोई खाने के लिए नहीं जाता, सब अपने घर से लंच तैयार करके लाते हैं। वो टॉप एग्जीक्यूटिव जिनकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है,
अपने घर से सैंडविच तैयार करके लाता हूँ और मेज पर अखबार बिछा कर खाऊंगा। कंपनी तो चल रही है ना, वो तो नहीं बंद हुई, तो अभी से इन बातों की फिक्र करने की क्या जरूरत है? कोई दफ्तर भी देर से नहीं आता, सबको खर्चा लगा रहता है कि अगर देर से पहुंचे तो उनकी मेज ऑक्शन के लिए भेज दी जाएगी। अच्छा चलो, ऐसा हो भी जाता है तो रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात है। एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे खुल जाते हैं। अरे तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मैं अगली जनवरी को 47 साल का होने वाला हूँ। मुझसे आधी तनख्वाह में 23.5 साल के 2 लड़के मिल जाएंगे। सचमुच ऐसा हो भी जाता है तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या कहीं लिखा हुआ है कि हम इसी शहर में रहें, इसी मुल्क में? हम कहीं और चले जाएंगे? इस मुल्क को छोड़कर? हाँ, तो भाई एक जगह थोड़ी है बनाने वाले ने, एक दुनिया ने एक शहर एक मुल्क थोड़ी बनाया है, दुनिया बनाई है। हम इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड? इतने पैसे हैं हमारे पास? इमिग्रेशन के लिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए तो पैसे की जरूरत ही नहीं। और वैसे भी पाकिस्तानियों को आने कौन देता है वहां पे? कहीं तो आने देंगे। हम दुबई चले जाएंगे। अरे मैं 47 साल का हो गया हूँ, ब्लड प्रेशर आर्थराइटिस का मरीज हूँ। अब इस उम्र में मैं दुबई जाकर बेली डांसिंग तो करने से रहा। तुम्हें बेली डांसिंग करने को तो कोई भी नहीं कह रहा है, तुम जाकर नौकरी करना। अरे कोई नौकरी नहीं है मेरी उम्र के आदमी के लिए वहां। तो यहाँ कौन सा तुम्हारे लिए जमीनें हैं जो तुम इस मुल्क से चिंते रहे? जमीनें ना सही, लेकिन आप भी मेरी एक कदर कीमत है। मेरी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो गई। अच्छी जिंदगी। तुम क्लिफ्टन के एक फ्लैट में इस तरह रहते हो जैसे पिंजरे में कोई कैदी रहता है, जहाँ या तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी। कैक्टस का पौधा तो जिंदा रह नहीं सकता, दो जाने तो रह नहीं दो। अच्छी जिंदगी, दीवारें पीट कर हाथ दुख जाते। अरे तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? ईरान, इराक, लिबिया, बेरूत, शाम। भूख के कारखाने, बेरोजगारी के अड्डे। वहां लोगों के पास सिर्फ एक काम रह गया है, कुर्सियों की मरम्मत, क्योंकि वो बेकार तमाम दिन कुर्सियों पर बैठे रहे। अच्छा रानी, तुम जहां कहोगे ना मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम कहोगे बानो गाय में रह लो, दरख्तों पे सो जाओ, कुटिया में लेट रहो, पहाड़ों में, सहराओं में, जंगलों में, तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं कल ही ट्रैवल एजेंट को फोन करके रांगामाटी की 2 टिकटें बुक करा लूंगा। वहां भी तक लोग नंगे फिरते। हम भी सही आदम अब्बा की औलाद की तरह तमाम फिक्र फाके से आजाद पत्ते बांध कर घूमेंगे, ठीक है? दानिश, तुम मुझसे इस तरह मत बात किया करो जैसे कि मैं पागल हूँ। मैं तो आधा हो ही चुका हूँ, हिंदी हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ सजेशंस देने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये मैं तो नहीं कर रही हूँ ना। मैंने नहीं कहा है बानो कि तुम कर रहे हो। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? अरे तुम किसी से भी आखिर क्या चाहते हो? सिर्फ सांस लेने की मोहलत, चंद लम्हे के लिए। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? दफ्तर से तो नहीं हो सकता। क्यों? रात के 2:45 बजे। सकता है चौकीदार की ड्यूटी लगा दी होगी, नौकरी पे आने से मना कर दे। इस तरह एक दिन की तनख्वाह बचा लेंगे। पानी फोन सुनो ना, तशवीश हो रही है। हेलो जी, 16 है जी 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 जी, दानिश बिलगिरामी बात कर रहा हूँ। क्या मेरी वजह से आपकी नींद हराम हो? तो पहले ये बताइए कि मेरी नींद किसने हराम की कि मैं आपकी हराम कर सकूं? मैंने आपको हरामी नहीं कहा है। आपकी फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट हो या टिम्बकटू की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? मेरा जितना जी चाहेगा उतना ऊंचा बोलूंगा। मैं इस फ्लैट का पूरा किराया देता हूं, मेंटेनेंस का बिल अदा करता हूं। आपकी तरह एयरलाइन के दिए हुए फ्लैट में नहीं रहता हूं मैं। हाँ अच्छा, तो आप दीवार पीटेंगी तो हम नहीं पीटेंगे? हम भी दीवार पीटेंगे। अगर वो दीवार पीटे तो तुम भी दीवार पीटे। झगड़ा क्यों लेते हो? रहने दो। अरे मैं कह रहा हूं वो दीवार पीटेगी तो देखो दीवार पीटेगी। 2:45 बज रहे हैं, अभी खुद ही सो जाएंगे। अरे पीटू ना दीवार, तुम जाके। अरे मैं पीटूंगी तो वहां से पीटेंगे ना। अरे तो पीटो ना। अच्छा बाबा, पीट रही हूं मैं। कैसा लगा? और पीटो। हाँ तगड़ा, और ये तो तेरी तो और पीटो जोर से, ऐसी की तैसी, तोड़ दो दीवार, ऐसी की तैसी।
सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के तकरीबन 25,000 डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों के मुतालबात की हिमायत और तिब्बी सहूलतों की तोसी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर सुबह 8 बजे से 12 तक इलाकाई हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन इस दौरान इंतहाई जख्मी या बीमार मरीजों की देखभाल जारी रहेगी। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी बार है कि डॉक्टरों ने कराची से पेशावर तक अपने मुतालबात की हिमायत में मुकम्मल हड़ताल की है, जबकि इससे कबल 7 मार्च 1969 को डॉक्टरों ने मुल्क की हड़ताल की थी। आज शहर के एक मकामी बैंक को 4 मुसल्लह अफराद लूटकर 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस को यकीन है कि ये वही गिरोह है जिसने जुमे के दिन एक बैंक के लॉकर से 4.5 लाख लूट लिए थे। कल पूरे कराची में पानी बंद रहेगा। महकमा सेहत की जानिब से ये बयान जारी हुआ है कि नामालूम अफराद ने टेलीफोन पर धमकी दी है कि वो शहरी रिजर्वायर में 50 किलो जहरीली केमिकल डाल रहे हैं। उन्होंने खुद ये धमकी के आखिर में कहा, बेटे कल तो प्यासे ही रहोगे। पुलिस के अफसर आला ने एक बयान में कहा है कि शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में 7.3% का इजाफा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। हेलो जी, मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ, फ्लैट 16A से, क्लिफ्टन व्यू अपार्टमेंट्स। जी मैं अभी घर के अंदर घुसी हूँ, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। जी चंद मिनट पहले ही शायद वो सब सामान यहाँ से उठा कर ले गए हैं। जी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ी देर पहले आई होती तो मेरी लाश होती यहाँ पर। जी नहीं, अभी मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन टीवी नहीं है, रिकॉर्ड प्लेयर, VCR, वो सारी अलमारियाँ खाली कर गए हैं। मेरे कपड़े, मेरे शॉर्ट के कपड़े, पेंटिंग्स, किताबें। जी नहीं, मैंने दराजें अभी चेक नहीं की। मिसेस दानिश 16A, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मैं पहले आ जाती वो लोग मुझे मार देते। आप प्लीज किसी को जल्दी से भेज दीजिए, मैं यहाँ घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे शौहर अभी दफ्तर से भी नहीं लौटे। मिसेस दानिश बिलग्रामी 16A, जी प्लीज किसी को भेज दीजिए। मुझे वैल्यूम लेनी चाहिए। रानी तुम आ गए। क्या काम वाली नहीं आई? आई थी। फिर कमरे को क्या हुआ? कबाड़ खाना क्यों बना हुआ? हमारे यहाँ चोरी हो गई है। चोरी हो गई है हमारे यहाँ। क्या मतलब चोरी हो गई? चोरी का मतलब नहीं समझते हो? चोरी हुई है, चोर घर में आते हैं, सारा सामान उठाते और ले जाते हैं। चोरी हुई है। तुम कह रही हो कि चोर अचानक से हमारे घर में घुसा है और सामान चोरी करके ले गए? चोर अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते हैं दानिश, हमारे घर डाका पड़ गया है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ले गए? मुझे अभी ठीक से नहीं पता है। मैं ग्रोसरी करने 5 मिनट को घर से बाहर गई थी। जब मैं वापस आई तो ये नक्शा मिला मुझे घर का। ये 5 मिनट का तो काम नहीं लगता। 5 मिनट के लिए तो नहीं गई होगी। 5 ही मिनट को गई थी। फिर तो कराची में जितने चोर उचक्के हैं सब इकट्ठे होकर आ गए होंगे कि 5 मिनट में इतना सब कुछ ले गए। तो फिर इकट्ठे ही आए होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 5 ही मिनट को गई थी। तुम जब बाहर गई थी तो तुम्हें बिल्डिंग से कोई मशकूक आदमी दिखाई दिया निकलता हुआ? मुझे इस बिल्डिंग में हर आदमी ही मशकूक लगता है। अरे मेरा मतलब कोई सामान गठड़ियां वगैरह ले जाते हुए। अरे पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। और नहीं किया? क्या मतलब और नहीं किया? मतलब मैं बिल्डिंग से निकलते हुए हर इंसान को इस शक की निगाह से तो नहीं देख सकती ना कि ओह कहीं ये हमारा टेलीविजन सेट तो नहीं लेके। टेलीविजन सेट भी ले गए? 26 इंच का कलर टेलीविजन सेट
हाँ तो उनके बच्चों की यही फरमाइशों की तारीफ तुम किस किस्म के सवाल कर रहे हो? तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। सॉरी मैं प्लीज रिलैक्स हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा ठंडा लाता हूँ, कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह। नहीं चाहिए रूह अफ़ज़ा। पी लो, अच्छा तो लगता है अरे तुम्हें। नहीं चाहिए ना। क्या हो गया? नहीं है रूह अफ़ज़ा हमारे घर में, वो रूह अफ़ज़ा भी ले गए। रूह अफ़ज़ा भी ले गए? रूह अफ़ज़ा भी पूरी बोतल? नहीं, ढक्कन में निकाल कर ले गए। देखिए औलाद, ये सब 5 मिनट में हो गया। कौन आया था? गोरी ने? नहीं, मुझे प्लीज सांस लेने दो 5 मिनट। कुत्ते की औलाद, कुत्ते की औलाद! गालियां मत निकालो, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, मैंने उन्हें फोन करके बुला दिया। तुमने पुलिस को फोन कर दिया? तो और क्या कहा है मैंने? तुमने बता दिया उन्हें कि हमारे घर चोरी हुई है? नहीं, मैंने उनसे कहा कि शाम को आके ना मेरी सालगिरह मनाने मेरे साथ आना। तुम किस किस्म के सवालात कर रहे हो? हिस्टेरिकल होने की जरूरत मैं नहीं। हिस्टेरिकल नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही हो तुम तुम हिस्टेरिकल। कर रहे हो मुझे हिस्टेरिकल। अरे तुम्हें यार नजर नहीं आ रहा है, मेरा घर लुट गया है। तो मैं क्या इस घर में मेहमान हूँ? मेरा भी घर लुटा है, मेरा भी टेलीविजन गया है, टेप रिकॉर्डर गया है। दानी, लेकिन पहले मैं आई थी, ये सब कुछ पेश मैंने किया इससे है। क्या फर्क पड़ता है कि पहले कौन आया था? असल बात तो ये है, ना देखने को टीवी है, ना पीने को रूह अफ़ज़ा। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी अपसेट हूँ, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मानो। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए वैल्यूम लाता हूँ। वैल्यूम नहीं चाहिए मुझे। ले लो एक वैल्यूम। अरे कह रही हूँ ना, ऐसे क्यों करने लग जाती है? नहीं करेंगे, वो वैल्यूम भी ले गए हैं। वैल्यूम भी? वैल्यूम, ब्रूफेन, एस्पिरिन, पूरा मेडिसिन कैबिनेट खाली कर गए। यहाँ तक के नानी, यहाँ तक के शेविंग क्रीम, शेविंग रेजर, टूथपेस्ट, तुम्हारा टूथब्रश छोड़ गए हैं। तुम्हें दांत ब्रश करने हो, तुम जाके कर ले। मैं नहीं मान सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मानता। देखिए औलाद, खुदा करे जिस गाड़ी में हमारा वो सामान लेके जा रहे हो, वो गाड़ी किसी पुल से गिरे और मर कर गिरे और चल कर मरे। कुत्ते की मौत हरामखोर। रोज अखबार में पढ़ते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जब अपने साथ है तो हमें यकीन नहीं आ रहा। टेलीविजन समझ में आता है, टेप रिकॉर्डर समझ में आता है, मगर वैल्यूम, टूथपेस्ट, रूह अफ़ज़ा, सबके कितने पैसे मिल जाएंगे उन्हें? हो सकता है बहुत जरूरतमंद लोग जो हाथ लगा उठा के ले गए। मेरे खर्च के पैसे भी ले गए। वो कहाँ रखे थे? इस किताब में रखे थे, मुझे क्या पता था वो यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तुम किताब में कैश रखती हो? धोनी में और कहाँ रखती, मुझे क्या पता था उनका हाथ पड़ जाएगा। कहीं भी किसी बर्तन, किसी बोतल, चीनी की बर्नी में रखे होते। मेडिसिन कैबिनेट उन्होंने नहीं छोड़ी, चीनी की बर्नी वो नहीं देखते। अरे चीनी की बर्नी में कोई पैसे नहीं ढूंढता है। कोई शेविंग क्रीम और शेविंग रेजर भी नहीं चुराता। अरे ये तो सिर्फ वो लोग करते हैं जो जहनी तौर पर बीमार हो। और बस हमारे मुल्क में अब बस ऐसे ही लोग रह गए, जहनी मरीज, बस। चलो भानु, कोई बात नहीं, तुम जिंदा सलामत हो, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ नानी, सोचो अगर उस वक्त मैं वहां मौजूद होती जब वो यहाँ थे। जान, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गई। हाँ लेकिन सोचो ना, अगर मैं उस वक्त यहाँ होती जब वो यहाँ थे तो मैं क्या करती? क्या फर्क पड़ता है? तुम थी तो नहीं ना, ऐसा हुआ तो नहीं ना। दानी, एक लम्हे को तसव्वुर तो करो कि मैं अचानक दाखिल हुई होती, वो उसी वक्त सारा सामान उठा रहे होते, मैं उनसे क्या कहती, मैं क्या करती? तुम कहती सॉरी, मैं गलत वक्त पर आ गई, फिर आ जाऊंगी। किस किस्म के फजूल सवाल कर रही हो मुझसे? ऐसा हुआ तो नहीं ना? दानी, अगर मैं 5 मिनट पहले आई होती ऐसा हो चुका होता। 5 मिनट के लिए तो नहीं गई। फ्लैट में ये सारा सामान लाने के लिए हमें 7 मजदूर और 8 घंटे लगे थे। ये कैसे हो गया कि चंद लोग 5 मिनट के लिए आए और इतना सब कुछ समेट कर ले गए? 7 मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लगे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? दरवाजे का लॉक भी नहीं टूटा हुआ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा वो अंदर घुस कैसे आए।
उन्हें सड़क पे हमारे घर की चाबी मिल गई हो। क्या मतलब घर की चाबी मिल गई? तुम्हारे पास घर की चाबी नहीं? अभी मेरी चाबी तो खो गई थी ना, लेकिन मुझे लगा था कि घर ही में खोई है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सड़क पर खोई हो। तो जब तुम शॉपिंग के लिए गई थी, तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि घर में दोबारा दाखिल कैसे हुई अगर तुम्हारे पास घर की चाबी नहीं है? तो मैं इसीलिए तो दरवाजा खुला छोड़कर गई थी। तुम दरवाजा खुला छोड़कर गई? दानिश, मेरे पास चाबी नहीं थी ना। तो तुम दरवाजा खुला छोड़ के एक ऐसे शहर में जिसका क्राइम रेट दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा है, तुम दरवाजा तो दानिश, मैं सारा फर्नीचर अपने साथ तो नहीं लेके जा सकती थी ना। दरवाजा खुला छोड़ के? तो दानिश, उन्हें कैसे पता हो सकता है कि मैं दरवाजा खुला छोड़कर गई हूँ? अरे उन्हें पता होता है भानु, उन्हें पता होता है। जैसे ही किसी घर का दरवाजा खुला रह जाता है उनके अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, पूरी चोरों की बस्ती बाहर आ जाती है। सुनाई का दरवाजा खुला है, सुनाई का दरवाजा खुला है। ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है उन्हें। जब तक वो बिल्डिंग का एक एक करके हर दरवाजा नहीं आजमाने, उन्हें नहीं पता चल सकता। और वो बिल्डिंग का एक एक करके हर दरवाजा आजमाएंगे, लेकिन हमारा दरवाजा छोड़ देंगे। इसे रह रहे थे, ये तो यकीनन लोग हो। अरे उन्हें ऐसा करना भी था तो उनके पास बाकी के दिन के 30 घंटे और 55 मिनट थे। जिन 5 मिनट में मैं गई थी, उन्हीं 5 मिनट में उन्हें नाज़िल होना था। ठीक है, मैंने एक जुआ खेला, मैं हार गई। अच्छा जुआ है जिसमें तुम हारी तो सभी कुछ हार गई, वो हार भी जाए तो कोई बात नहीं, अगला फ्लैट ट्राई कर लेंगे। दानी, शॉपिंग भी तो जरूरी थी ना। घर में खाने को ही कुछ भी नहीं था। ये ठीक है, अब खाने को है, लेकिन जिन चीजों में खाया जाए वो चीजें नहीं है। तुमने स्टोर से फोन करके क्यों नहीं मंगाई चीजें? वो लड़का पहले भी तो पहुंचाता रहा है। अब मैं सस्ते स्टोर से शॉपिंग करती हूँ, वो लड़का नहीं पहुंचाता है। तुमने इतनी बातें की थी उस दिन, मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा बस अब खर्च के पैसे में से कुछ बचत करनी पड़ेगी। हो गई बच? अच्छा उठो यहाँ से। क्या हुआ? देख ही रहे हो, घर उल्टा पुल्टा है, सफाई कर रही हूँ इस वक्त? हाँ, तो लोग आने वाले हैं। लोग? कौन लोग? पुलिस? तुम पुलिस के लिए सफाई कर रही हो? नहीं, तुम्हें क्या खर्चा है वो अभी रिपोर्ट में लिख देंगे। खातून खाना सलीका मन नहीं है। छोड़ दो इसको, ऐसे ही रहने दो जैसे था। हो सकता है उनको कोई क्लू मिल जाए। तो बिगाड़ दिया तुमने। मैं जब तक हर चीज उसकी जगह पे नहीं रखूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा और क्या क्या गया है। क्या क्या गया? और भी कुछ गया? मैं तो कोई डिटेक्टिव नहीं हूं ना, तुम जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे सूट कहाँ हैं? सुबह तो यहीं थे, अब अगर नहीं है तो वही लोग ले गए। सातों के सातों सूट? अगर इतने थे तो इतने ही ले गए होंगे। शुक्र है मैंने अपना 3 पीस सूट लॉन्ड्री पर भेज दिया था धुलने के लिए। वो सुबह तो दे गया था। बहुत अच्छा, एक साथ सारी धुलाई हो गई। अच्छा रानी, ठीक है, चीजें ही तो है ना, सूट ही है, तुम और खरीद लेना। और तो खरीद लेना, पैसे कहाँ से आएंगे? नौकरी नहीं रही मेरी अब। क्या? निकाल दिया उन्होंने मुझे मरहूम अलै, निजामुद्दीन, मुस्तकीम आलम, दानिश सिद्दीकी और एक और है, उसका नाम याद नहीं, सबको एक ही में फारिग कर दिया। क्या मतलब? कैसे? कैसे? एक एक करके उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया। उन्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम। हमें क्या, उनकी सेक्रेटरी तक को पता था, इसीलिए एक हफ्ते से वो हमें हमसे नजर नहीं मिला रही। हमने कहा कि मजीद अब चारा नहीं है इसके सिवा, कंपनी आपका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानी, उन्हें भी आज ही करना था और तुम घर आए और घर में चोरों ने सफाया कर दिया। तुम्हारा तो कितना मनहूस दिन गुजरा है आज का। आज थोड़ी बात,
छुट्टी तो पीर को ही होगी। क्या मतलब तुम्हें 4 दिन से पता था और तुमने मुझसे छुपाया था? मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं तुमसे कैसे कहूं। मुझे लग रहा था शायद कहीं नौकरी मिल जाएगी, कुछ कोई मोजज़ा हो जाएगा, लेकिन जब आपकी उम्र 47 साल हो जाए तो कोई मोजज़े भी होना पड़ेगा। दानी, तुम करते क्या रहे? तुम्हारा दिन कैसे गुजरता था? पहले तो काम ही ढूंढता रहा, इधर उधर लोगों से राब्ते की कोशिश की, लेकिन जब किसी से काम पड़ जाए तो सुबह को 10 बजे भी जवाब मिलता है, साहब लंच पर गए। फिर क्या, ऐसे ही मटर गश्ती करता रहा इधर उधर, किसी म्यूजियम में चला गया, एग्जीबिशन देखी, सिनेमा गया था फिल्म देखी, हम फकीम मिल गए, उसने मुझे नहीं पहचाना, मैंने भी नहीं पहचाना, किताबों की दुकान में घुस गया। दानी, तुम्हें तो घर आना चाहिए था। आके क्या करता? प्रेयर हॉल में बेंच पर कबाब और कोल्ड ड्रिंक के साथ अच्छा वक्त गुजरता। तो इतने परेशान रहे होगे दानी। तुम मेरे बारे में परेशान नहीं हो प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। तुम देखना मुझे जल्द नौकरी मिल जाएगी। मैं बहुत अच्छी नौकरी होगी। तुम ऐसा करना, वो खिड़कियों पे जो पर्दे पड़े हैं ना, उनसे एक सूट सी के दे देना, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। पता है मैंने पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। अच्छा? जिस टीम में मैं था वो टीम हार गई। बच्चे गालियां देते रहे। पता है मुझे ख्याल है, मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ ना तो अंडर 19 का कोच बन सकती हूँ। तुम्हें यूं ही बच्चे पसंद हैं। चलो, अच्छा आइडिया है। अच्छा दानी, तुम इस आइडिया के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे लिए ना कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? कॉफी नहीं लेकर गए हो, कॉफी कैसे छोड़ोगे? तुम चोर बावर्ची खाने में थोड़ी जाते हैं। अरे तो तुमने चीनी की बर्नी में पैसे क्यों नहीं छुपाए? पैसे ही है ना, ठीक है। देखो, हमने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए, कुछ अरसे आराम से गुजारा हो जाए। कैसे आराम से गुजारा हो जाएगा? हर महीने का किराया है, घर के रोजाना का खर्चा है, एक ढेले की आमदनी नहीं है। मानो हमें सब से निकलना होगा। भाई, तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे निकलने से मेरा मतलब इस फ्लैट से निकलना नहीं है, इस तमाम फजूलियात से निकलना है। ये बकवास जिम खाने की मेंबरशिप जिसपे हम हर महीने हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, वो तंबोला जिसमें टॉफी तक नहीं निकली हमारी आज तक। ये मानो ये सब बकवास है। ये टाइम मैगजीन, रीडर्स डाइजेस्ट, न्यूज वीक, सबकी हमें क्या जरूरत है? दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जानने के लिए हमें न्यूज वीक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब रद्दी है, कचरा जो हम अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं, इसी को उठा करके बाहर फेंक देते हैं और इसी की बदबू से तमाम दिन सड़ते रहते हैं। 10 रुपए का खाना जो हम घर पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, 50 रुपए की पैकेजिंग में टेक अवे के तौर पर मिलता है हमें। हमने घर में आसाइशें इकट्ठा कर ली है जिनसे कोई आसाइश मैसर नहीं आती। किताबें जमा कर ली हैं जो हम पढ़ नहीं सकते, कैसेट्स का एक जखीरा लगा लिया है जो हम बमुश्किल सुन पाते हैं, और ये म्यूजिकल स्नोबॉल हमें याद दिलाने के लिए कि हम कितने खुश रहते हैं। सब बकवास है, खिलौने हैं, लानत। हम ये नहीं लाएंगे अब घर में। हम ऐसी कोई चीज नहीं खरीदेंगे, मैं वादा करती हूँ। कुछ भी नहीं खरीदेंगे। बल्कि मैं 22 साल अपनी जिंदगी के उनकी झोली में डाल दिए, मुझे क्या मिला? ये म्यूजिकल स्नोबॉल। ये है मेरी जिंदगी का हासिल। 22 साल बाद। अरे उन्हें तो हमें बैंड बाजे से रुखसत करना चाहिए था। नानी, अच्छा अपना जी उदास नहीं करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? हमारे लिए बस एक मौसीकी रह गई है। पता है कौन सी? ये है 22 साल की मेरी जिंदगी का हासिल। ये क्या हुआ? सीने में कुछ हुआ है? और सीने में दर्द हो रहा है थोड़ा। फिक्र नहीं करो, हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक नहीं है? अरे तुम्हें कैसे पता हार्ट अटैक नहीं है? दिखाओ मुझे। क्योंकि हार्ट अटैक नहीं है, सिर्फ सीने में दर्द हो रहा है। अरे तो सीने में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास टाइमली को सूट नहीं है, और वो बेलियम तक लेके चले गए। कुत्ते की औलाद, हरामखोर, कुत्ते के
मशीन उठ गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास सिर्फ स्लीपर और तहमत रह गए पहनने को। बच्चे बेआराम हो रहे हो और तुम शोर किए जा रहे हो, तुम नशे में हो गया। अरे बच्चे भी आराम हो रहे हैं तो उनके मुंह पे तकिया तो अरे आसपास दानी, नहीं है। क्या कर रहे हो? अबे दूसरे की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। कौन सी इज्जत? अबे हम कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की कोई इज्जत नहीं होती। अरे खुदा की मार हो तुम पर। ठीक है मेरे शौहर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना। अरे खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नानी, नानी कोई बात नहीं, नानी कोई बात नहीं। ऐसा तो कोई नहीं करता, ये तो किसी के साथ भी ऐसे नहीं होता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम इन सबसे बहुत ज्यादा बुलंद इंसान हो। तुम्हें दिखना बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिली ना, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। और मैं भी तो क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ, मुझे शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। यानी देखो मुझे अभी बहुत ताकत है, बहुत हौसला है। बस तुम बीमार मत होना नानी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकती। इन लोगों ने जो किया है उसका मजा तो हम इन्हें जरूर चखाएंगे। अरे ये तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरा दिल रो रहा है। तुम हो तो मैं कुछ भी नहीं। नानी, सुन सी मेरी नानी, तुम हो। नानी, मैं आ गई। तुम्हें तो बहुत भूख लग रही होगी ना, बस 5 मिनट में मैं तुम्हारा लंच लगा देती हूँ। खाना तो मैं बना कर गई थी, बस गर्मी तो करना है। नानी पता है मैं तो ना 12:45 बजे ही दफ्तर से निकल गई थी। सारा वक्त तो बस स्टॉप पे लग गया। असल में बेंगलोर रोड पे बहुत रश होता है लंच ब्रेक के वक्त। और नानी तुम्हें खाना खिला कर वापस जाना है। हमारे बॉस है ना जिलानी साहब, उन्होंने कहा है कि 2 बजे सबको वापस होना है। काम का रश बहुत ज्यादा है ना आजकल। वो लोग तो कह रहे हैं कि चंद हफ्ते शायद जुमे और हफ्ते को भी काम करना पड़े। लेकिन मैंने कहते दानी मेरे लिए शायद मुमकिन ना हो। भाई ठीक है कुछ पैसे मिल जाएंगे ज्यादा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं जुमा हफ्ता भी काम खराब करूं। मुझे वैसे भी कौन सा टाइम मिलता है साथ। दानी तुम यहाँ आओ ना, मुझसे बात करो, तुम्हारा लंच लगा है। बस 35 मिनट रहते हैं। पता है मेरी टांगों में ना तो ताकत ही नहीं रहती जब मैं घर आती हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि ये डेस्क जॉब तो बस कहने की है दानी। ये लोग तो सुबह से लेकर शाम तक मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे तीसरे दफ्तर। अरे रुकने का नाम नहीं मिली थी मैं। दानी मैं ना तुम्हारे लिए जूस लाई थी। ये लो। पियो ना। पहला घूंट है जो हलक से नीचे उतरा है। 8 बजे के बाद से पहली चीज मैंने पिया। चाय तक पीने का वक्त नहीं होता। अरे ये लोग तो चाहेंगे कि दिन रात हम बस काम करते रहे। वैसे जिलानी साहब आदमी बहुत अच्छे हैं,
वो ना हफ्ते में एक दो दफा हमारे लिए सैंडविचेस भी मंगवा देते हैं। फिर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं रात भर उन्हीं की फाइलों में दिमाग खपाती हूँ। अरे मैं तो घर आती हूँ तो ताकत ही नहीं रहती और सकत ही नहीं रहती बोलने की भी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा काम करने की ताकत कहाँ से आ गई। हो सकता है 10 साल से मेरे अंदर जमा हो रही थी। अच्छा मैं तुम्हें बोलना शुरू होती हूँ तो मैं बोलना रुकती नहीं हूँ। तो अब मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं बोलूंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? नानी तबीयत ठीक है? बात करने का जी नहीं चाह रहा। नानी देखो मुझे आधे घंटे में जाना है और फिर मैं 7 बजे तक वापस नहीं लौटूंगी। देखो तुम मुझसे बातें करो। मुझे बताओ ना तुम सारा दिन क्या करते हो? सैर करता हूँ। अच्छा कहाँ? बेडरूम से चलकर यहाँ तक। बस इतनी सी? नहीं, यहाँ से वापस बेडरूम भी गया, किचन में जाकर एक बार पानी किया। अच्छा चलो तुम्हारा बात करने का जी नहीं चाह रहा है तो हम बात नहीं, मेरा तो बात करने को जी चाह रहा है। बाकी वक्त क्या करता रहा बताओ। नहीं तो तुम्हारा मूड नहीं है तो 3 मरतबा खिड़की से बाहर झांकता रहा। रेडियो पर फरमाइशी गानों का प्रोग्राम आ रहा था तो फरमाइशी गाने सुने। टॉयलेट गया, पानी अभी तक बह रहा है, मैंने फ्लश नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था ये काम तुम दफ्तर से वापसी पर बड़ी खूबी से करती। क्या हो गया है? मैं तो तुम्हें अपनी बेहतरीन सुख की रुदात सुना रहा हूं। एक दिलचस्प बात बताऊं, कल रेडियो पर हमारा दस्तरखान प्रोग्राम में अचार डालने की तरकीबें बताई गई। उसमें 5 सुबह खवातीन भी शिरकत कर रही है जो अपने रिसाले अपने साथ लाएंगे। अफसोस तुम नहीं सुन सकोगे। लगता है कल रात भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। कल रात? ये जो आज सबसे पहले वाली रात थी या जो मैं रातों के मामले में खुला करने लगा। जिंदगी इतनी मसरूफ से हो गई। अच्छा दानी मुझे तो लगा था कि आज सुबह तुम वॉक के लिए पार्क जाओगे। हाँ, कोई मेरे लिए जगह बाकी नहीं रह गई है जहाँ मैं वॉक ना कर चुका हूँ। वहाँ की हर रविश, हर गोशा, हर पुल चप्पा चप्पा छान चुका हूँ। मैं तो वहाँ की गिलहरियों से भी वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है वो अपनी खुराक छुपा कर खा रखती है। तुम अकेले बोर हो जाते हो ना? ऐसा करेंगे हम लोग कल चिड़ियाघर चलेंगे लंच अपने साथ। मैं चिड़ियाघर नहीं जा रहा। मैं पिछले 1 महीने से रोजाना चिड़ियाघर जाता हूँ। अब तो बंदर भी मुझे देखकर कौन मारते हैं। देखो आ गया। मैं वर्जिश के ख्याल से कह रही थी तुम दिन में कोई खेल खेल लिया करो। तुम कोई क्रिकेट वगैरह खेल। किसके साथ खेलूं? तुम्हें पता है स्कूल दोबारा लग गए, बच्चे क्लासों में होते। 1:30 बजे तो छुट्टी हो जाती है, 3 बजे तो आ ही सकते हैं। मैं 3 बजे तक बैठकर बच्चों का पार्क में इंतजार नहीं कर सकता कि वो स्कूल से वापस आए तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलूं। वैसे भी उनकी टीम के कैप्टन के बाप से 7 साल बड़ा हूं। चिल्लाने की तो जरूरत नहीं है। सॉरी, अकेले रहते रहते मैं भूल गया कि नॉर्मल आवाज क्या होती है। आवाज कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा किसी का फोन आया? हमारी माँ का फोन आया। हम दोनों खाना पकाने की तरकीबें डिस्कस करते हैं। किसी और का? कोई आंसरिंग मशीन नहीं हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे फोन अटेंड करूं तो मुझे बाकायदा तनख्वाह दूं। उसको नौकरी की तलाश है। लगता है आज भी अखबार में कोई खास चीज नहीं। कौन सी खास चीज? मालूम है मैं क्या बात कर रही हूँ। नौकरी की, वांटेड कॉलम की। हाँ, एक अस्पताल का इश्तेहार आया था। उन्हें 2 नर्सों की जरूरत है। मसला ये है कि मैं इस आसानी के लिए जिस्मानी तौर पर मुनासिब हूँ। यानी तुम चिढ़ क्यों रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। इससे जवाब ही दे। क्या हो गया तुम्हारे?
जले हुए क्यों? आज आज पिछले 7 हफ्तों का कोई जिक्र नहीं। पिछले 2 महीने जो मैंने इस फ्लैट में कैदी बनकर काटे हैं उसकी बात करूं। इस कमरे से उस कमरे और उस कमरे से इस कमरे में जो अबाबिलों की तरह मैंने चक्कर लगाया है उसका जिक्र करो। यहाँ जितनी किताबें जितने रिसाले हैं उन सब के सफे मैंने पढ़कर चाट लिए। दवाइयों के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं उन्हें भी मैंने जबान में हिफ्ज कर लिया है। बल्कि मेरा इरादा है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जो मैनुअल होते हैं उन्हें भी पढ़कर खत्म कर दूंगा, फिर मेरे पास जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाए। अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम अकेले बोर हो जाते हो, तुम्हारा जी उदास हो जाता है। तुम बताओ ना मैं क्या करूं? मेरी उम्र 47 साल। मुझे लंच देने के लिए तुम्हें दफ्तर से यहाँ आना जरूरी? मुझे तुम्हें लंच देने आना अच्छा लगता है। और दानियल मैं काम करती हूँ, हमें साथ वक्त नहीं मिलता, इसी बहाने हम आधा घंटा साथ गुजार लेते हैं। मेरा तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने को जी नहीं चाहता। सबको पता है कि तुम मुझे लंच देने के लिए आती हो। इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक मैं हूँ और वो 4th फ्लोर पर 6 साल की मासूम बच्ची है जिसे लंच बना कर दिया जाता है। मुझे तो कोई परवाह नहीं है कि इस बिल्डिंग के लोग क्या सोचते हैं, क्या मुझे परवाह है, मुझे है परवाह। वो तो ये भी समझते होंगे कि तुम मेरा हाथ मुंह भी आकर धुलाती हो। मैं अपना खाना खुद तैयार कर सकता हूँ, नहीं तो कहीं से बाहर जाके खा सकता हूँ। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि इस बहाने खर्च के पैसों में कुछ बचत हो जाएगी। नहीं जान, तुम्हें अपनी जान खपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने दफ्तर के मसाइल है, मैं जानता हूँ। तुम्हें घर की फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो मेरा मामला है। रानी, मेरा नौकरी करने का पैसा हम दोनों ने साथ मिलकर किया। ये हम दोनों ही की राय थी कि जब तक तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं पकड़ लूं। शिकायत तो नहीं कर रहा हूं। बड़ा एहसान है तुम्हारा, तुमने इस कड़े वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। तुम सारा घर का खर्चा उठाती हो, किराया अदा करती हो, मुझे शलवार सूट खरीद कर दिया है नया। मेरी जिंदगी पर बड़ा एहसान है तुम्हारा। मैं मानता हूं। तुम चाहते हो मैं ये नौकरी छोड़ूं? तुम जिस वक्त कहोगे मैं उस वक्त ये नौकरी छोड़ दूं। नहीं, इस हफ्ते नौकरी नहीं छोड़ना। इस हफ्ते क्रिकेट का शारजा से मैच टेलीकास्ट होने वाला है, वो मैं मिस नहीं करना चाहता। मेरी नौकरी होगी तो मुझे सिक लीव लेना पड़ जाएगी। तुम समझती हो मुझे नौकरी की तलाश नहीं है ना? तुम्हें लगता है मैं तमाम दिन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता, यही समझती हो ना? खुदा गवाह, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे पता है जो कुछ तुमसे बन पड़ा है नौकरी के लिए तुम कर रहे हो। मेरी उम्र के आदमी के लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया है। ये देखो सारा खान मारा है, कहीं कोई काम नहीं है। इससे ये अखबार में पड़ोसियों से चुरा कर लाया, अब मैं चोरी का अखबार पढ़ने लगा। क्या हो गया तुम्हें? ये मौसम ही नहीं खेलना चाहिए था। अरे बानू, तुम चाहो ना तो मैं पड़ोसियों के पास से दूध की पतीली भी चुरा के ला सकता हूँ। सुबह मुंह अंधेरे नंगे पांव जाऊंगा, किसी को काम खुदा का वास्ता इस मजाक को खत्म करो। मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ बानू, घर के अखराजात में तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ। रानी, खाना खाओ। मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें लंच खिलाने नहीं आऊंगी। खाना खाओ। ये जरूरत भी क्या है? तुम तो बड़े आराम से किसी अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में अपने बॉस के साथ लंच कर सकती हो, जूते उतार। मैंने कभी अपने बॉस के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में लंच नहीं किया। अच्छा, तो फिर किसी नौजवान कॉलेज के साथ स्टेक खाई होगी। अरे रहने दो, मुझे पता है इन दफ्तरों में क्या होता है। कभी मैं भी इन्हीं जैसा लड़का था। मैं इन्हीं जैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम दफ्तर से 8 बजे तक वापस क्यों लौटती हो जबकि 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है? मैं 5 बजे के बाद काम करती हूँ। कहाँ? जिम खाने के लॉन के किसी तारीख गोश्त में जहाँ बत्ती नहीं जलाते के लोग डिस्टर्ब होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं अपने कानों से क्या सुन रही हूँ। जब मैं दफ्तर से 8 बजे लौटता था तब तुम्हें आसानी से यकीन आ जाता था। तुम्हें क्या लगता है घर पे बैठकर तमाम वक्त हमारे दफ्तर के बारे में सोच कर उड़ते रहना मेरे लिए कोई तकलीफ की बात है? कभी तुम आजमा के देखना। मुझे लग रहा है कि मेरी तमाम जिंदगी मेरे सामने सिनेमा स्क्रीन पर उल्टी चल रही है। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे नौकरी इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि मेरे पास वो कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पास भी ऐसी साड़ी होती, ये ब्लाउज और ये ऊंची हील्स होती तो मुझे खिड़कियों में नौकर रख लेते। रानी, मैं खाना किचन में रख रही हूँ। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। तुम जब इस किस्म के मूड में होते हो ना, मैं
तुमसे और बात नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज जान, घर जल्दी आ जाना और दफ्तर के घर के खर्चे के लिए थोड़े से पैसे छोड़ जाना। हाँ, तुम्हें एक मशवरा दूं? क्या? तुम या तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो या फिर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। होते हैं ऐसे डॉक्टर जो आपकी उलझनें आपसे बात करके दूर कर सकते हैं, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत और हौसला नहीं बचा है दानिश बिल्ड्रा में। तुम समझती हो ये सब मेरे जहन की पैदावार? हाँ, कितनी भोली, कितनी नादान हो तुम बानो। तुम्हें यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ताज्जुब है। क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे नौकरी ना मिलना महज इत्तेफाक है या ये मुकद्दर की बात है? दानिश, ये वक्त की बात है। हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, एक कठिन वक्त से। तुम्हें असल हकीकत का बिल्कुल गुमान नहीं, रत्ती बराबर की नहीं। क्या हकीकत? किस हकीकत की बात कर रहे हो तुम? मैं साजिश की बात कर रहा हूँ बानो। ये जो इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी चाल है इसकी। कौन सी साजिश, कौन सी चाल? कौन सी साजिश? मैं तुमसे इतनी बड़ी साजिश की बात कर रहा हूँ और तुम कह रही कौन सी साजिश? हाँ, तो मुझे नहीं पता तुम कौन सी साजिश की बात कर रहे हो, तो मैं यही पूछूंगी ना, कौन सी साजिश? कौन सी साजिश? हाँ भाई, कौन सी अरे साजिश? सियासी, समाजी, इक्तिसादी साजिश जो मेहनतकश तबके का इस्तेसाल कर रही है। अच्छा, उस साजिश की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की। तुम तो सुबह को तैयार होकर बड़े आराम से मैक्लोड रोड निकल जाते हो ना। कभी घर पर बैठकर रेडियो सुनो, तब तुम्हें पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तुम्हारा जी चाहेगा कि इस मुल्क से कहीं भाग जाओ। तुम्हें रेडियो में ये खबरें परेशान करती है तो तुम मत सुना करो। तुम कोई मौसीकी का प्रोग्राम लगा लिया करो। मौसीकी का? क्या बात की है तुमने बानो। तुम बिल्कुल बच्ची हो, बेसमझ, बेखबर बच्ची। अरे उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। हमारी मौसीकी उनकी हो गई है, अब सब उनकी मिल्कियत बन गया है। हमारी मौसीकी उनकी मिल्कियत बन गया। सारा का सारा आर्ट, एवरी फॉर्म ऑफ मास मीडिया बानो, सब पर अब वो काबिज हैं। खुदा नहीं, अब नाराज नहीं होना, लेकिन ये वो कौन है? वो कौन? वो कौन है बानो? खुदा को मानो, वो कौन है? अरे भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बता दो वो कौन है। अच्छा है, बैठो। अरे गानी, पता नहीं टैक्सी मिले नहीं मिले, खड़े खड़े नहीं बता सकते हो तुम। तुम बैठती हो या नहीं? अरे क्या बहुत लंबा नाम है जो खड़े खड़े नहीं बता खुदा सकते? के लिए बानो, बैठो। बताओ क्या? मुआशरे से मुतवस्सित तबके को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाए? ऊपर वाला तबका और नीचे वाला। तुमसे कोई बात नहीं हो सकती। जाओ नौकरी करो, जाओ जाओ। क्या मतलब है? क्या ऊपर वाले, बीच वाले और नीचे वाले तबके के अलावा भी कोई तबका होता है क्या? अभी तो कहा था बैठ जाओ। अरे दानिश, अगर इतने राज की बात है, मुझे सच में नहीं जानती। बानो, इस वक्त बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये एक ऐसी साजिश है जो किसी को दिखाई नहीं दे सकती। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं इस पूरे मुल्क में जो इससे वाकिफ हैं। और तुमने ये रेडियो पर फिर तो सभी ने सुन ली होगी ना? तुमने सुनी? नहीं। तुमने नहीं सुनी? तुम्हें क्या लगता है सब लोग सुबह 10 बजे बैठकर रेडियो सुन रहे होते? अरे सब अपने कामों पर गए होते बानो, लेकिन मैंने सुनी है। और ये की बात है जितनी कि मैं तुम यहाँ इस वक्त कमरे के बीच में खड़े हैं। इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अरे किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। सारा मुल्क। मेरी अपनी जात के खिलाफ नहीं, अगरचे मैं खुद भी इसका निशाना हूँ। बानो वो स्टेटस को मिटा देना चाहते हैं, वो सिस्टम को बदल देना चाहते हैं। कोई मेरे और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ गए, वो सबके पीछे हैं। वो हमारे बच्चों के पीछे हैं, हमारे बहन भाइयों के पीछे हैं, हमारे अजीजों रिश्तेदारों के पीछे हैं। वो पुलिस के पीछे हैं, दानिशवरों के पीछे हैं, वो हुकूमत के पीछे हैं, वो एनार्किस्टों के, तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे हैं, वो कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस के भी पीछे हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी साजिश का निशाना है। दोनों ये सभी के नाम की बात है, तो बाकी कौन रह गया? रह गए हैं कुछ लोग हैं जो रह गए हैं। कुछ तुम कहते हो तो रह ही गए होंगे। मुझे पेट्रोनाइज नहीं करो, मैं जानता हूं मैं क्या बकवास कर रहा हूं। मेरे
कान 24 घंटे खुले रहते हैं और मुझे 24 घंटे इत्तलात मौसूल होती। दानिश, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो, तुम इधर बैठो, बैठो ना। हाँ, बैठो। नानी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ, पता है ना? और ये भी पता है कि मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ। अभी से थोड़ी करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। तो अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ, देखो, तुम उसे बिल्कुल भी गलत रंग में मत ले। तुम समझती हो मैं पैरानॉइड हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है कि नौकरी छूट जाने की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया? तुम्हें लगता है कि 2 महीने जो जिस कर्ब में मैंने गुजारे हैं उसके बाद मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मेरा, यही समझती हो ना? बोलो। बिल्कुल यही। यानी मैं इतने सख्त अल्फाज में नहीं कहती, लेकिन देखो, कमोबेश बात यही है। चाहती हो मैं इसका सबूत दूं? किस चीज का सबूत? चाहिए इसका सबूत दूं कि मैं और मेरी तरह के हजारों लोग जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हैं, उसकी वजह आसामियों की किल्लत या कीमतों में इजाफा नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी खूबसूरती से चलाई गई साजिश का नतीजा है। बानो, तुम चाहती हो इसका मैं सबूत दूं? हाँ, बोलो, चाहिए इसका सबूत? चाहिए? अच्छा, सबूत दो। नहीं है मेरे पास कोई सबूत, कोई सबूत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। बेरोजगारी मेरा सबसे बड़ा सबूत है। नौकरी नहीं होने देंगे मेरी। अरे कौन नहीं होने देंगे? कौन है ये लोग जो इस साजिश के पीछे हैं? क्या नई नस्ल है? मनशियात के आदि लोग हैं? यूएस आर्मी है? कौन कमबख्त है इस साजिश के पीछे? इंसानी नस्ल है बानो, इंसान के जज्बे की ज़बूहाली है। इंसान ने गिरा लिया अपने आप को, अपने हाथों से अपने आप को तबाह करने पर तुला। इंसानी नस्ल है बानो, इंसानी नस्ल। इंसानी नस्ल बेरोजगारी की जिम्मेदार। क्यों, तुम्हें हैरत हो रही? ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मुझे लगता था कुछ और लोग होंगे इसके पीछे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। Don't patronize me, don't make fun of me। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। उड़ा रही हो मेरा मजाक? जब कोई मेरा मजाक उड़ा रहा होता है मुझे पता होता है। तुम्हें तो नहीं पता ना मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी तरह थोड़ी हो, तुम तो काम पर जाती हो, तुम मेरी तरह बेरोजगार नहीं हो। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता कि जो इस वक्त मेरी हालत है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम मेरी तरह इस बिल्डिंग में दाखिल हो ना, तब तुम्हें पता चले कि वो बुढ़ा चौकीदार जिसके ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, किस तरह मुझे देख के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसके पास नौकरी है, मेरे पास नहीं है। तुम्हें तुम्हारी अपनी बालकनी में तुम्हारे ऊपर बाल्टी भर के किसी ने पानी नहीं फेंका है, मेरे ऊपर फेंका है, और मैं उसे भूला नहीं हूँ। मैं तुझे भूला नहीं हूँ। कुत्ते की औलाद, मैं तुझे भूला नहीं हूँ। खुदा के लिए अब झगड़ा क्यों बोल लेते हो? खुदा का समझता है कि ऊपर कर्फ्यू में दुपक कर बैठा है तो बच जाएगा। अरे एक दिन इसका मेरा सामना होगा तो फिर इसकी लाश मिलेगी, ये इसका बदन छलनी हो जाएगा। तेरी लाश भी शराब नहीं होगी, तेरी कुत्ते की औलाद। रानी देखो, अब इधर आ जाओ, मेरी गौर से बात सुनो। देखो, अब हमें किसी भी कीमत पे ना डॉक्टर के पास जाना है, हमें तुम्हारा इलाज कराना होगा, हमें आज ही अपॉइंटमेंट लेना है। अब हम देर नहीं कर सकते कि मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानता हूँ। अरे मुझे पता है उनकी शक्लें कैसी होंगी, इन सब सालों की शक्लें मुझे मालूम है। इन सब की शक्लें मेरे दिमाग में 24 घंटे नक्श रहती हैं। मुझे ना किसी ने एक बहुत आगे डॉक्टर का नंबर दिया है और उन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा है ऐसे लोगों से डील करने में जो उसी सब से गुजर रहे हैं जैसे तुम गुजर रहे हो। गानी बानो, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो धांधली हो रही है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो चाहे तो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ले बानो, वो तुम्हारे कपड़े तुमसे उतरवा ले, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर, रेडियो, रूह अफ़ज़ा सब कुछ छीन ले बानो, लेकिन एक चीज है जो वो तुमसे नहीं छीन सकते बानो, ये तुम्हारा खुफिया असला है। वो तुमसे तुम्हारा दिमाग नहीं छीन सकते, यही हमारा खुफिया असला है। सुन रही हो तुम? दानी मुझे वो नंबर मिल गया। मैं अभी उन्हें फोन कर रही हूँ और तुम देखना, मैं लंच के बाद में दफ्तर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। अभी डॉक्टर फारिग हुए तो हम आज ही अपॉइंटमेंट। दानी वहां से हट जाओ बालकनी के पास से प्लीज।
मामूली असला नहीं है, ये हथौड़ा है, इससे तेरा सर पिचक के रह जाएगा। हेलो अरे मैं तो जिंदा इसीलिए हूँ कि एक दिन वो नीचे उतरेगा और लिफ्ट में ही बंद हो जाएगा। तू लिफ्ट से ही बाहर नहीं निकल पाएगा हरामखोर। मैंने सीढ़ियों पर ताले लगा दिए। हेलो जी, डॉक्टर यज़दानी से मेरी बात करा दीजिए। मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ। यहाँ लोग नहीं मिलेंगे बानो, यहाँ सिर्फ भेड़िए बसते हैं और जो एक दूसरे को खा रहे हैं। तेरी लाश से चील कपड़े पेट भरेंगे कुत्ते की औलाद। हेलो जी, डॉक्टर यज़दानी, मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, सर इमरजेंसी हो गई है। मेरे हस्बैंड जी आज ही अगर आप हमसे मिल सके जी, आप 4 बजे का अगर हमें अपॉइंटमेंट दे दें जी, बिल्कुल मैं सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी आपके होंगे। प्लीज आज हमसे मिल लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब ने कहा है कि भारत के एटमी आबदोज़ें हासिल करने से इलाक़े में ताकत में अदम तवाज़ुन बढ़ गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफ़ग़ानिस्तान में अमन कायम करने के लिए वहाँ वसी तर उबूरी हुकूमत का क़याम लाज़मी समझता है। बेरोज़गारी के मसले पर बहस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खाने में तली हुई मछली बहुत मरगूब है, ख़ुसूसन पापलेट। जिसे भी ये बनाना आती हो वो फ़ौरन हुकूमत से राब्ता करे। मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर बहस करते हुए अरकान असम्बली ने कहा है कि आइंदा असम्बली का इजलास स्पेन में मुनक़्क़िद किया जाए। वहाँ के खाने और आब व हवा इजलास के लिए निहायत मौजू है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर यज़दानी से फोन पर बात कर रही थी। दानिश अभी आने ही वाले होंगे। सॉरी। दानिश की तबीयत कैसी है? कैसा है? दानिश तो बिल्कुल बुझ से गए हैं। बस एक जगह कुर्सी पर बैठते हैं तो बस कुछ बात किए बगैर बैठे ही रहते हैं। आप देख लीजिएगा अभी जब आएंगे बिल्कुल बदल गए हैं। ये नर्वस ब्रेकडाउन है ना? तो मुझे तो बता सकती हो, आखिर को बड़ा भाई हूं उसका। जी आरिफ भाई, एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन कहा जा सकता है। डॉक्टर की क्या तजवीज़ है? क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है? बस इलाज और आराम का कहा है। बहुत काबिल डॉक्टर है। वो कह रहा है आराम आ जाएगा लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 महीना, 2 महीना? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो भाई कुछ अंदाजा तो होगा। 3 महीना, 4 महीना या 4 महीने से भी ज्यादा? अभी अंदाजा नहीं है, महीने लग सकते हैं, साल, 2 साल। नहीं, 2 साल तो बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, सच्ची बात। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 2 ही साल लगेंगे, मैं कह रही हूँ कि अभी कुछ पता नहीं। तो तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? कहिए। तो बाकी बहनों ने और मैंने मिलकर ये फैसला किया है कि मतलब सबके दिल में उसके लिए तड़प है, हम सब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें एहसास है कि तुम उसकी बीवी हो, जो कुछ तुमसे बन पड़ेगा वो तुम करोगी, लेकिन काफी नहीं होगा। इसलिए बाकी सबने फैसला किया कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँ। इसलिए डॉक्टर की जितनी भी फीस होगी वो मेरे जिम्मे होगी। तुम फ्लैट का और घर बार का खर्चा देख लो। डॉक्टर का जितना भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, चाहे वो कितना ही क्यों। आपने तो मुझे लाजवाब करके रख दिया है। सच पूछिए, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपने जो कहा है उसने बहुत असर किया है मुझ पे। मैं क्या कहूँ? तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। डॉक्टर का जितना भी खर्चा हो वो बता देना। आप लोगों ने बहुत खुले दिल का सबूत दिया है। ये देखिए,
मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकती दानिश, उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे मुझे। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? तो फिर पैसा कहाँ से लाओगे? कोई बैंक चल रहा है तुम्हारा? नर्वस ब्रेकडाउन के मरीज को कोई डिस्प्रिन खिला के तो रखा नहीं जा सकता। मुझे अभी तो पता भी नहीं है कि इलाज पे कितना खर्चा होगा। कोई खजाना भी हो तो खाली हो जाएगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, रकम निकाल रहा हूँ। लाखों लग सकते हैं। कितना 2 भी लाख, लगे 4 लाख। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। 2 लाख लगे, 4 लाख, 6 लाख लगे, बस दानिश के इलाज में कोई कसर ना उठा रखी जाए, बस इतना ही क्या। जबान में ताकत ही नहीं है, मैं क्या कहूँ आपसे। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज पूरा कर दो। कि मैं जानती हूँ पिछले कुछ सालों में हमें ज्यादा मिलने मिलाने का मौका नहीं मिला। 9 साल, पूरे 9 साल, 9 साल बाद आज हम मिल बैठ रहे। 6 साल हो गए। शायद इसमें मेरी ही कोई गलती हो। मैंने ही शायद आप लोगों को समझने की कोशिश नहीं की, या फिर हो सकता है आप लोगों ने मुझे समझने की। बहरहाल देखिए, सच्ची बात है हमें इस मदद की जरूरत है। क्या बात करती, तुम्हें बिल्कुल जरूरत है। हमने इन कुछ सालों में कुछ पैसा जोड़ कर रखा है और मेरे जेवरात हैं, मैं वो बेच सकती हूँ। नहीं, तुम्हें जेवरात बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इस्तेमाल नहीं करती फिर और बात है। दानिश की बीमा पॉलिसी भी है, वो भी कैश करवाई जा सकती है। और देखिए, मैं भी अब नौकरी करती हूँ, उसका भी पैसा आता है, तो इलाज की रकम तो हम किसी ना किसी तरह पूरी कर ही देंगे। अलबत्ता असल फिक्र ना मुझे दानिश की है मुस्तकबिल की। हाँ, वो हम सबको है। देखिए, वो उम्र के इस हिस्से में नहीं है कि आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अरे उसे अगर पाइप फिटिंग का काम भी आता होता तो मैं उसे अपने पास रख लेता। उसके लिए तो नौकरी घर में पड़ी है। अरे भाई, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दानिश कराची से बाहर, मतलब सुपर हाईवे पर कोई फार्म हाउस खरीद ले, आपको नहीं लगता उस जगह पे ज्यादा इत्मीनान की जिंदगी गुजरेगी? तो मेरे दिमाग में ना एक फार्म हाउस का ख्याल आता है। दानिश को यूं भी बच्चे बहुत पसंद है, तो फार्म हाउस पे वीकेंड्स पे फैमिलीज पिकनिक के लिए आ जाया करेंगी और वीकडेज में दानिश वहां क्रिकेट की कोचिंग दे दिया करेंगे। आपको नहीं लगता वो ऐसे ज्यादा खुश रहेंगे? इससे बेहतर तजवीज तो मैंने कुछ भी नहीं सोची। ऐसे ही एक फार्म हाउस का इश्तिहार मैंने अखबार में देखा। वो लोग ना 2.5 लाख रुपए कैश मांग रहे, बाकी की रकम तो हम आहिस्ता आहिस्ता फार्म हाउस की आमदनी से अदा कर देंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग इलाज की रकम देने के बजाय आप लोग फार्म हाउस के लिए कोई कर्जा दे दें हमें। फार्म हाउस 2.5 लाख रुपए? फार्म हाउस 10 लाख रुपए का है। वो लोग पेशगी डाउन पेमेंट मांग रहे हैं 2.5 लाख। 10 लाख रुपए का फार्म, मतलब और इसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज। तो सर्दियों तक तो दानिश बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा है कि फार्म हाउस चलाने में कितना दिमाग खपता है? फार्म हाउस की देखभाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर सुपर हाईवे पर डकैतों का खतरा अलग। तो खुदा न खास्ता अगर किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया तो फिर वो भर कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाता फिरेगा? अभी तो आप इलाज के लिए रकम देने के लिए तैयार थे, अब आप फार्म हाउस के लिए नहीं दे सकते। तो फार्म हाउस में दिवालिया हो जाने का खतरा है। दिवालिया तो खैर इलाज कराने में भी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उससे दानिश की सेहत तो वापस लौट आएगी। अच्छा तो ठीक है, आप लोग इलाज के लिए रकम दे दीजिए, मेरा जो जमा चलता है मैं सारा फार्म हाउस में लगा दूं। तुम्हारा मतलब है कि हम मतलब उसको पैसा खर्च करके इलाज कराएं, उसे सेहतमंद बनाएं और तुम फार्म हाउस दिलवा कर उसको दिवालिया निकलवा दो, उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाए और तुम फिर डॉक्टर के चक्कर में दौड़े हमारे पास आ जाओ। मुझे लगता था आप उसकी दानिश की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, हम ही मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करते क्यों नहीं? करेंगे लेकिन उस वक्त जब वो ठीक हो जाएगा तब करेंगे। फार्म हाउस बच्चे पसंद है, फार्म हाउस दिलवा दो। कल को वो कहेगा कि झूले पसंद है तो क्या प्ले लाइन खुलवा देंगे? बात है।
इसी वजह से उसका दिमाग खराब हुआ है। ना उसे इतना लाड प्यार मिला होता, ना वो आज इतना कमजोर होता। मुझे तो ना लाड मिला ना प्यार, और मेरे नखरे उठाए, ये वजह है कि आज मैं दुनिया के सामने करने की ताकत रखता हूँ। मेरी तो अच्छे नंबर पर पिटाई हो जाती, ये फर्स्ट क्यों नहीं आया? इसे देखो, दानिश को गोद में लिया खूब लल्लो चप्पो हो रही हो, लल्लो चप्पो, इसी लल्लो चप्पो से उसका दिमाग खराब हुआ है। ठीक है तो फिर भूल जाइए, हमें वैसे भी इस पैसे की जरूरत नहीं है, हम इसके बगैर भी जिंदा रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हुई आपने इस किस्म की हामी किस तरह भर दी। वैसे ये जानकर भी खुशी हुई है कि जब दानिश सेहतयाब हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब आप हमें अपनी मदद से मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो बहुत मोहताज ही होगी हमें। माफ कीजिएगा, तब तक जाने से पहले एक दो फोन कॉल्स करनी है। मेज पे ताजा नान फताइयां हैं, आप शौक फरमाइए। और हाँ, अगर अगले 9 साल दोबारा मुलाकात ना हो तो माफ कर दीजिए। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात की? ये खामा और हेलो दानिश, आज वॉक का मजा आया, बहुत लंबी वॉक किया, पूरा कोठाई परेड से होता हुआ प्लेलैंड और प्लेलैंड से होता हुआ फिर पूरा सीधी। भानु को नहीं पता ना, उसने इतनी लंबी वॉक से बना। दानिश, तुमने मुझे बताना मैं कौन हूँ? आरिफ क्या कर तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात है। क्या बात है? किसी को कुछ हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम्हें सब खैरियत? हाँ खैरियत। बुरी खबर लाए हो? अरे नहीं, कोई बुरी खबर नहीं यार, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ अच्छी बात है, तुम्हें तो शुरू से वॉक करने का बहुत शौक रहा है। दानिश, दानिश, यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं कुछ नहीं दानिश, बैठो, कोई बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बैठो। तुम्हारी हालत देख क्या हो गई? मेहनत नहीं किया करो। हाँ नहीं करूँगा, आराम से क्या करो। देखो मैंने डॉक्टर से 3 बातें सीखी। जहन पे ज्यादा बोझ नहीं डाल, दुनिया के काम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, मैं अपने दिल का आजाद नहीं बना। जब बालकनी पे जाओ, उसकी कहने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक इस वक्त 9 बज रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक 40,000 मुहलिक हद तक ख़राब शुदा ड्रॉप्स इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं और अमलन पूरी कौम की सलामती दाव पर लगी हुई है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी मरीज़ को लगाई जाने वाली कौन सी ड्रॉप इन मुहलिक अज्जा से भरी हुई है या नहीं, जिसकी वजह से जिना अस्पताल को 40,000 ड्रॉप्स दरामद करके दी गई थी।
लेकिन अस्पताल में इन ड्रॉपों की वजह से 6 मरीजों की हलाकत के बाद उन्हें लेबोरेटरी से चेक कराया गया तो मालूम हुआ कि ये ड्रॉप्स खतरनाक हद तक खराब हो चुकी हैं और इंसानी सेहत के लिए मुहलिक बन चुकी हैं। लिहाजा महकमा सेहत की जानिब से इनको फौरी तौर पर ज़ाया करने की हिदायत की गई, लेकिन अस्पताल की इंतज़ामिया ने इन्हें ज़ाया करने के बजाय थोक के हिसाब से दवा फरोशों के हवाले कर दिया, जिन्होंने ये ड्रॉपें खुर्दा फरोशों को बेच दी और यूं ये जहर मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया गया। और सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि कोई नहीं जानता अब तक कितनी इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और खुदा न खास्ता कितनी मज़ीद ज़ाया होने का ख़दशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में रातों रात कत्ल की वारदातें सुनने में आ रही हैं। गोलीमार के एक घर में 7 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। कत्ल सर पर किसी भारी चीज़ के वार से हुआ था। पुलिस का कहना है कि इन वारदातों के पीछे किसी मुनज़्ज़म गिरोह का हाथ है और आगे इन्हें कुछ नहीं मालूम। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी नहीं है घर में। अरे वो बिल्डिंग सुपरवाइजर कहाँ है? अच्छा, पाइप की मरम्मत हो रही है, तो पाइप की मरम्मत हो रही है तो उन्हें तो बिल्डिंग में ही होना चाहिए ना। अरे मेंटेनेंस फीस किस बात की भर रहे हैं हम लोग? जी नहीं, मैंने लिफ्ट पे कोई नोटिस नहीं पढ़ा। लिफ्ट में नोटिस पढ़ने के अलावा भी मेरी जिंदगी में और बहुत से काम है। किचन में हमारी बिजली नहीं आ रही है, सिर्फ किचन में, सिर्फ किचन में। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या खराबी है, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। क्या कह रही हैं आप? 7 बज जाएंगे? अच्छा, मतलब फ्रिज में हमारा सारा खाना खराब होता रहे और आपके शौहर बाहर गए हुए। मुझे कुछ नहीं पता है, कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर लाइए। पानी नहीं है, पाइप की मरम्मत हो रही है, कुछ पता नहीं 5, 6, 7 बज जाए। और किचन में बिजली नहीं है, फ्रिज बिल्कुल बंद पड़ा है। और बिल्डिंग सुपरवाइजर वो साहब बिल्डिंग ही में नहीं है। बानो, मैं अब उस हरामखोर डॉक्टर के पास वापस नहीं जा। वो एक नंबर का फ्रॉड है। उसे खुद कुछ पता नहीं वो क्या बकवास कर रहा है। तमाम वक्त बैठा अपने टोबैको पाइप साफ करता रहता है। मैं बता रहा हूं, अगर मुझमें कुछ फर्क पड़ा भी है तो मेरी अपनी कोशिश से पड़ा। बानो, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा चम्मच से अपना टोबैको पाइप साफ करता रहता है और मुझे ठीक होता देखता रहता है और उसके 400 रुपए लेता है। यही करना है तो ये काम घर पे भी हो सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को ठीक होता देख सकता हूँ। मानो मैं बताऊं, मैं अगर कुछ ना बोलूं ना तो वो भी अपने मुंह में पूरा 1 घंटा दही जमाए बैठे। कुछ पूछने का तो मौत आ जाएगी उसे, भाई दानिश साहब कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा तो वो भी नहीं बोलेगा। बता रहा हूं बानो, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, दिन रात अपने आप को थका रही हो, किसके लिए? उस पाइप क्लीनर के लिए। मेरी बस हो गई है, मैं तुम्हें रोज रोज इस तरह बूढ़े होते नहीं देख सकता। अगर यही हाल रहा तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे सामने बच्चा लगने लगूंगा। अब तो मेरे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां मैं काम कर रही थी वहां काम बंद हो गया। काम बंद हो गया? जहां मैं काम कर रही थी वहां अब कोई काम नहीं रहा। निकाल दिया तुमने? अरे वो खुद ही नहीं रहे तो मुझे क्या हाल रखेंगे? क्या मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया? अरे दिवालिया पिट गया और बहुत बुरा पिटा है। उन्होंने कारोबार ही इतना बढ़ा लिया था, तो पता है एक पार्टनर को तो शायद जेल की भी हवा खानी पड़े। बानो, कोई कंपनी एक रात में तो दिवालिया नहीं हो जाती। कुछ तो पेशगी खबर रही होगी तुम्हें। मुझे कोई खबर नहीं, और अगर थी भी तो मैं डर के मारे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। आज क्या हो रहा है? ये क्या पूरी दुनिया से रोजगार उठ रहा है। कोई बात नहीं बानो, सब ठीक हो जाएगा। सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा शहर इस तरह यूं सुकड़ कर रह जाएगा, यहाँ से रोजगार उठ जाएगा। अरे इतना बड़ा कारोबार कैसे बंद हो सकता है? कोई परचून की दुकान तो नहीं थी ना? इतनी बड़ी इमारत थी, 16 फ्लोर, सफेद मार्बल की टाइल्स, एयर कंडीशनर, लिफ्ट तक को चलाने के लिए एक आदमी था। अरे इतना सब कुछ कैसे खत्म हो गया? बानो, तुम्हारी सिर्फ नौकरी गई है, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नानी, जब मैं वापस आ रही थी ना
मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था कि मैं वापस आकर गर्म गर्म पानी से जी भर के नहाऊंगी। और जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि पानी तक का दिवालिया निकल चुका। आ जाएगा पानी, पानी पानी हमेशा के लिए नहीं चला गया। पानी मुझे- सब वापस आ जाएगा, सब कुछ हमेशा के लिए नहीं गया। मुझे मेरा पानी चाहिए, मुझे नहाना है, मुझे मेरा पानी चाहिए। पानी बंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मेरे तो इख्तियार में नहीं है। तुम जाके तुम पाइप को हथौड़े से पीट सकते हो। जाके? तुम उनको चीख चीख कर कहो कि ऊपर एक मजलूम लावारिस लाश अपने आखिरी गुस्ल चाहती है, और अगर मुझे गुस्ल नहीं मिला नानी मैं पागल हो जाऊंगी। नानी प्लीज जाके पाइप पीटो आप से काम लो। मैंने तुम्हारी लिए दीवार पीटी थी ना, तुम मेरे लिए पाइप भी पीट सकते हो। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस। कोई बात नहीं, ये तुम कैसे कह रहे हो कोई बात नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं बनू, तुम गुस्सा नहीं करो, बैठ जाओ, सच छोड़ दो। मुझे तो पता ही नहीं होता, मैं कुछ भी कह देती हूँ। मैं पता नहीं क्या कह जाती हूँ। मुझमें ना अब ताकत नहीं है नानी, मुझमें अब बिल्कुल ताकत नहीं है नानी। मुझे पता है आज क्या हुआ? आज बस में पास निकालने के लिए मुझसे मेरा ही बटवा नहीं खोला जा रहा। एक छोटे से बच्चे ने मुझे मेरा बटवा खोल कर दिया। वो नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है पानो, है तुमने देखा है, खुद देखा है। मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा है, ताकत नहीं है। नानी अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा बानो, क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया? लेकिन हमारा ख्याल कौन करेगा? मैं बानो। तुम नानी। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? हम ये शहर छोड़ देंगे, हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ये इनका शहर है ना, ये इन्हीं को मुबारक हो। अरे इनका शहर इनके मुंह पे मारो, इनका कचरा, इनका शोर, इनके चोर, इनकी इमारतें, इनकी नौकरियां। नानी हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे और मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कहीं और गुजार लूंगी। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी नानी, बस कभी कभार मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा ताकि मैं आराम से नहा सकूं, ठीक है? थोड़ा सा पानी। ठीक है बानो, चले जाएंगे, शहर को छोड़ के चले जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। ये बदबख्त सुपरवाइजर मैं नहीं छोड़ूंगी। बानो, तुम अंदर चलो। तुम देखो मैं बहुत अपसेट हो रही है इस वक्त। तुम अंदर चलो, ऐसा करो शावर के नीचे जाके खड़ी तो पानी आ जाएगा। नहाने में सॉरी, मैंने तुम्हें भी अपसेट कर दिया ना। कोई बात नहीं। तैयार है? हेलो दानिश। मैं अंदर आ जाऊं तो कोई हर्ज तो नहीं है? जरूर, बस तुम कराची में हो, मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे यहाँ कुछ काम थे और मुझे तुमसे भी जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो? इतने तशवीशनाक लहजे में क्यों बोल रहे हो? ये अस्पताल का कमरा नहीं है आरिफ, और मैं बिल्कुल ठीक। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाहौर से सेब लाया हूँ, खाओगे तो मजा आ जाएगा। मालूम है तुम्हें सेब बहुत पसंद है। तुम सेब लाए हो? मानो तुम्हें खाना मना तो नहीं? सेब से दिमाग पर कोई असर नहीं। ये खा के मैं बावला नहीं हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं मानो घर पर है? पानो, हाँ, वो उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही है। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं आरिफ, बानो वाकई जरा थकी हुई है इस वक्त तो। छोड़ो यार, वो औरत मुझे पसंद ही नहीं करती। यार कोई बात नहीं, पूरी दुनिया तो आपको पसंद नहीं कर सकती, तो जरा तकलीफ जरूर होती है क्योंकि वो मेरे भाई की बीवी है। मैं
ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं चाहता था तुम्हें अपने हाथ से दे दूं, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जा। लाहौर से कराची में मुझे 6 सेब देने आए। इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी यार। सेबों की नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए इसके अलावा भी कुछ है, सेबों से ज्यादा मुफीद। ये लो, ये तुम्हारे और बानों के लिए है। सेबों का मामला अलग है। क्या है? क्या है? हाँ, अब तुम बड़े मजे से फार्म हाउस खरीद सकते हो। तुम उसे किराए पे चढ़ाओ और बच्चों को खिलाओ, उनको क्रिकेट सिखाओ, उनके पोतले बदली करो, जो मर्जी चाहे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझा तो मैं खुद भी नहीं। फिर एक फार्म हाउस खरीदने की क्या तुक हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। बानो ने तुमसे ही पैसे कब मांगे? छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। हम सबके दिल में तुम्हारे लिए एक तड़प थी, हमें से हर कोई तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, बस कर दिया। ये रकम लो और जाके वो फार्म हाउस खरीदो। आरिफ, नंबर 1 तुम्हारा शुक्रिया, नंबर 2 मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज। देखो, अब तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। इस बात का फैसला करने में मेरे पूरे 1.5 महीने सर्फ हुए। आरिफ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं ये इतनी बड़ी रकम तुमसे नहीं ले सकता। क्या मसला है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारे लिए भला करना चाहता हूं तो तुम्हें क्या मसला है? अगर मैं तुम्हें कोई खुशी दे सकता हूं तो उस तस्कीन से तुम मुझे क्यों महरूम रखना चाहते हो? वो आरिफ, तुमने मुझे ऑफर करके ही बहुत खुशी दे दी है, और तुम चाहो तो इसे फाड़ कर मुझे मजीद खुशी दे सकते हो। देखो आरिफ, अगर इतनी बड़ी रकम का पास पड़ोस में किसी को पता चल गया ना, तुम यहाँ से जिंदा सलामत गाड़ी तक नहीं जा सकोगे अभी। या तुम बाकी बहनों को तो मना नहीं करते हो, एक मुझसे तुम्हें क्यों चिढ़ा? असला जुबैदा आपका सबके सब तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं सिवाय मेरे। एक मुझे ही खानदान से ज्यादा क्यों किया जाता है? वो तो बेवाएं हैं, वो तो इंतजार में रहती है कि किसी के ऊपर बारिश हो सके। मेरी बीमारी सुने एक मौका हाथ आ गया। मुझसे क्या चाहते हो तुम्हारा? ये 13 साल की उम्र में मैं काम कर गया, मेरे पास कहाँ वक्त था कि मैं किसी का लाडला बनता। तुम चाहते हो लाडला बनना, मैं तीनों बहनों को यहाँ पे बुला के कह दूंगा कि आज से मैं नहीं आरिफ खानदान का लाडला, ठीक है? नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो फितरी बात से जो भाई घर में ज्यादा रहता है वो चाहिए तो और लाडला होता है, जो घर के बाहर रहता है वो नहीं होता। आरिफ, 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 देखो, सिर्फ तुम बद अखलाकी नहीं समझना, लेकिन पानी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में एक बूंद पानी की नहीं है, किचन की बिजली गई हुई है, फ्रिज में खाना पड़ा सड़ रहा है। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ सकता कि तुम खानदान के लाडले क्यों नहीं, ठीक है? प्लीज ये मैं 31 साल घर में रहा हूँ, किसी ने मेरे लिए कभी हैप्पी बर्थडे तक नहीं गाया। तुम्हारे लिए तुम्हारे हमेशा सालगिरह मनाई जाती थी और हमेशा बड़ा केक होता था। सालगिरह मनाई जाती थी, केक भी बड़ा होता था, लेकिन मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाता कोई नहीं था। मैं इस बार पूरा बैंड बुलाऊंगा, वो भोंपू बजा के हैप्पी बर्थडे गाएगा तुम्हारी सालगिरह पर, ठीक है? 11 साल की उम्र को मुझसे लेकर छुड़वा दी गई है, लंबी लंबी पटकूने में हाथ 14 साल की उम्र में मेरी मूंछ हो गई। सच में जाता था तो पूरा टिकट मांगते थे, आधे टिकट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था मुझे। पता है यार, तुम बहुत तेजी से बड़े हो गए थे। नहीं, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ तो मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कारोबारी दिमाग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे हैंडल कर सकते हो या आपके जज्बाती मसाइल। मेरे हिसाब से तुम एक बच्चा हो, एक मुन्ना, एक बिगड़े हुए मुन्ने काके बेबी। खुदा गवाह है कि मैंने कितनी रातें तुम्हारे हसब में गुजारी है। अच्छी बात है ना, तुम जैसे आदमी को तुम जैसे बच्चे से हसद हो, है ना? जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास है वो मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। एक लम्हे को ही सही में देखना चाहता हूं कि खानदान का लाडला होना कैसा होता है। मैं तुम्हारे मुंह पे जोर से पप्पी करूं तो
क्योंकि तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कल फोन पर बात कर दूंगा। ठीक है, जो कुछ मैंने कहा उसे भूल जाओ। चला और सुबह की पक्कियां ही मिलनी है तो मुझे मारना नहीं पड़ता। ट्राई तो करके देखो, हो सकता है तुम पसंद आए। पसंद नहीं आया। चल 1.5 लाख रुपए। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट बना दो, कैसा रहेगा? अगर मैं हमारे कान की लौ को दांतों के बीच में रख के आहिस्ता आहिस्ता चबाऊं तो कैसे रहेगा? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो तो उससे तो तुम्हें पसंद आने लगे। देखो तुम्हें डॉक्टर के इलाज से सारा भी फायदा नहीं हुआ है। बना मैं कह रहा हूं मैं हाथ दूर रहा। बानो बानो क्या हो गया है? तुमने मेरे घर वालों से फार्म हाउस के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे। मैंने नहीं मांगे थे, उन्होंने देने को कहा था। मैंने कहा इलाज के लिए देने के बजाय वो फार्म हाउस के लिए दे दे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे घर वालों से पैसे मांगना मेरे लिए कितनी जिल्लत की बात है। तुमने तो नहीं मांगे तो तुम कैसे जलील हुए? वो तो मैं जलील हुई जो उनके सामने मुल्जिमों की तरह बैठी उनकी बातों का निशाना बन रही थी। तुम तो बड़े मजे से पार्क में पुरसुकून चहलकदमी कर रहे थे। वो पुरसुकून चहलकदमी नहीं थी, मैं उस गोलियों के खुमार में था। मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का खुमार था, मैं शल था। मुझे कोई परवाह नहीं है तुम शल थे या क्या थे। आइंदा ना तुम जलील होना और मैं शल रहूंगी। बिल्कुल ख्याल नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। एक ऐसे शख्स है जिसका अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तुम्हें एक बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं है। इस वक्त तुम मुझे बीमार नहीं लग रहे हो। इस वक्त तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते हो। इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं गोलियों के खुमार में था। काश तुम इस वक्त भी गोलियों के खुमार में होते, मुझे तुम्हारी ये चीखें तो नहीं सुननी पड़ती। ओ लू के पट्टो, और बंद करो। अबे उल्लू के पट्टो किसको कह रहे हो तुम? तुम्हें और तुम्हारे बदजबान मियां को। अरे तुम मेरे मियां के सामने क्या बेचते हो? अरे अबे वो पानी याद है, पानी नहीं भूलेगा। चलो बैठो, अपनी बकवास बंद नहीं तो तुम्हें मजा चखा अरे क्या है दरवाजा चुकाओगे? बिल्डिंग में पानी नहीं है जो फेंकोगे। देखिए माफ कीजिएगा, मेरी बीवी और मैं इनको पानी कहाँ से मिला? पानी कहाँ से मिला इन्हें? हाँ? पानी होता है बानू, ये जमा करके रखते हैं। तुम्हें तो बहुत फर्क आ गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम कभी बीमार थे। ऐसा लग रहा है बस नजर लगी नहीं होता गई। तुम ठीक कह रहे थे। अरे तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाने से ना इस तजुर्बे से बहुत सचमुच फायदा हुआ है। यानी तुम मेरे बुलंद इंसान हो, मैं तुम पर बहुत नाज करती हूँ। तुम इन छोटे हकीम लोगों ने छोड़। नानी
कराची शहर के कोने कोने में हथौड़ा ग्रुप की वजह से इस वक्त इंतहाई खौफ की फजा छाई हुई है। ये गिरोह निहायत खतरनाक है और हथौड़े को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। पुलिस की आवाम से दरख्वास्त है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और कोई भी मशकूक आदमी दिखाई दे तो फौरन इत्तला दें। मुमकिन है हथौड़ा ग्रुप के लोग आप ही के दरमियान